नमस्कार दोस्तों, पैरामेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समाज कल्याण द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। आज के जो स्टूडेंट जो भी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं या कॉलेज कर रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए जो भी एलिजिबल स्कॉलरशिप होती है वो आपको राजस्थान सरकार द्वारा आपको प्रदान कर दी जाएगी। आपको अभी ओनली फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन ई मित्र के द्वारा फिल कर सकते हो या आप घर बैठे भी ऑनलाइन फिल कर सकते हो। लेकिन मेरे आइडिया से आपको इस फॉर्म को ई मित्र के द्वारा फिल करवाना चाहिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम पर आपको कई प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे जन आधार में आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट मूल निवास है वो भी अपलोड मांगता है, तो इस वजह से आपकी कई प्रॉब्लम्स आने वाली। इस वजह से मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये फॉर्म ओनली ई मित्र के द्वारा ही आप भरवाए ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि जब आप ई मित्र के द्वारा फिल करवा देते हैं ये फॉर्म तो आपके जो इंस्टीट्यूट होता है, आपकी जो भी कॉलेज होती है उसमें आपको अप्रूवल दिया जाता है। जो एप्लीकेशन होती है वो आपके कॉलेज या संस्थान में जाती है ऑनलाइन मोड पे, तो वहाँ से आपको अप्रूवल देने के बाद में ही ये प्रोसेस आगे जाता है। आपकी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आगे चला जाता है, तभी आपकी छात्रवृत्ति मिलती है। ये छात्रवृत्ति फॉर्म सभी कॉलेज के स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आरपीएमसी के बेस 2020-21 वाले छात्रों के लिए भी बताऊँगा वो इस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल है। हालांकि डेट काफ़ी नज़दीक आ गई है, लास्ट डेट इसकी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी भी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है। इसमें आप अपना फिल कर सकते हैं और अपनी छात्रवृत्ति उठा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा ही एकमात्र दी अच्छी छात्रवृत्ति दी जाने वाला स्कीम है। इसमें आप अपनी छात्रवृत्ति ले सकते हैं। आरपीएमसी के अलावा अन्य छात्र भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल बीएससी बीकॉम जो भी छात्र कर रहे हैं वो इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आरपीएमसी में 2020-21 वाला बैच इसमें आराम से ईजिली अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उनका जो बैच है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा कोई भी बैच आरपीएमसी का इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। अभी ओनली 20-21 का बैच इसमें अप्लाई कर सकता है, जिनके सभी के एडमिशन हो चुके हैं, काउंसलिंग लगभग पूरी हो चुकी है। आरपीएमसी बेस 2020-21 वाले स्टूडेंट उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन है जो 8 नवंबर 2021 से चालू हुए थे और 30 नवंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। मैं आपको इसके लिए गाइड करना चाहता हूँ कि आज कल में इसके फॉर्म आप भर दीजिए, आज या कल में हो सके तो आज इसके फॉर्म फिल कर सकते हो, ताकि कॉलेज वाले 1 या 2 दिन में आपके अप्रूवल दे सके। ऑनलाइन मोड से ई मित्र के द्वारा भरी जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद में अपनी कॉलेज में इन्फॉर्मेशन दे, कॉल या किसी भी तरीके से अपनी कॉलेज में इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि इंस्टेंट आपके फॉर्म को अप्रूवल दी जा सके। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी मित्र से पूछ सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपको फॉर्म फिल करवाना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि एक इसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी जन आधार कार्ड में है ना, कास्ट सर्टिफिकेट और जो मूल निवास होता है और जो आय प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना होता है। तो काफ़ी बंदों के, मुश्किल से बहुत कम बंदों के अपलोड है, बाकी मैक्सिमम किसी के अपलोड नहीं है, तो वो ई मित्र के द्वारा अपलोड होगा, तो आप इसमें अपलोड करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछड़ी श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जैसे SC ST OBC MBC वगैरह जितनी भी कैटेगरी आती है जो इनके लिए एलिजिबल होते हैं वो आराम से इजीली इनके स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पंजीकृत विद्यार्थियों को बैंक खाते में जमा करवाई दी जाएगी। जो भी छात्रवृत्ति आएगी आपके बैंक खाते में जमा करवा दी जाएगी। विद्यार्थियों को प्राप्त छात्रवृत्ति का इस्तेमाल विद्यार्थी अपनी शिक्षा में कर सकते हैं या आगे की जो फीस होती है उसमें भर सकते हैं। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो आपके जाति प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, 10वीं की मार्कशीट के प्रमाण पत्र होगा, फीस की मूल रसीद होगी, आवेदक की फ़ोटो, एक बैंक खाता की फ़ोटोकॉपी, मूल निवास प्रमाण पत्र या माता पिता या अभिभावक का जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसका फ़ोटोकॉपी यदि लागू हो तो, या BPL प्रमाण पत्र यदि आपके लागू हो तो, या फिर जो विकलांग प्रमाण पत्र होता है जो आपके पास लागू हो तो, इन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा आप अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो इजीली भर सकते हैं। आपके जो आधार नंबर है उसके द्वारा आपका डेटा लिया जाएगा, उसके जो मित्र वाला है वो आपको फॉर्म फिल कर देगा, इजीली कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्ययनरत राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति विशेष समूह योजना, पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में राज्य की राजकीय निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राज्य राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में परिवेशित या अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के
कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के अतिरिक्त इसकी जो वेबसाइट होती है SGE उसके द्वारा फिल कर सकते हैं, या इसकी जो पोर्टल होता है SSO पोर्टल होता है, SSO ID के द्वारा आप इजीली भर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन पोर्टल का अलग से एप्लीकेशन दिया होता है, उसमें आप क्लिक करके वहाँ से भी भर सकते हैं। ये जो आवेदन होगा, जो ऑनलाइन आवेदन होगा, पेपरलेस आवेदन होगा, इसमें जो भी आपको फॉर्म फिल किया जाता है उसमें कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा इसमें। इसके बाद में बात करते हैं, जो इसके आवेदन है वो 8 नवंबर 2021 से चालू हो चुके थे। इसके आवेदन पहले से ही चालू हो चुके थे, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने फिर से इसके आवेदन एक बार फिर से निकाला है, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़े लेट चल रहा है, कई कॉलेजों में एडमिशन नहीं हुए थे। इस प्रकार इसलिए इनके आवेदन दोबारा फिल किए जा रहे हैं। 8 नवंबर 2021 से दोबारा फिल हुए हैं और 30 नवंबर 2021 से इसकी लास्ट डेट है। इस 30 नवंबर 2021 तक आपके फॉर्म दोबारा फिल किए जाएंगे। करते हैं अनुसूचित जनजाति SC ST एवं विशेष समूह योजना पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग SBC के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख रुपए से तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवार को विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब इसमें जो बताया गया है कि जो आपकी आय है, पारिवारिक आय है, वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो तभी आप एलिजिबल होते हो। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित की 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जैसे BPL कार्डधारक की पुत्री पुत्र, अंत्योदय कार्डधारक की पुत्र पुत्री, स्टेट BPL कार्डधारक की पुत्र पुत्री, अनाथ बालिका बालक बालिका, विधवा स्वयं विधवा की पुत्र पुत्री, तलाकशुदा महिला के पुत्र पुत्री, विशेष योग्यजन स्वयं विशेष योग्यजन की पुत्री पुत्र। उक्त श्रेणी की गत परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले छात्र भी राजकीय शिक्षण संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सीमा वाले सभी जाति के परिवारों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में विभाग द्वारा सूचीबद्ध में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं पासवर्ड सर्जित कर ई-मित्र फाइबर के शिक्षण संस्थान में आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर ले, तथा कोई भी त्रुटि है तो आवेदन पत्र का सुधार करने के उपरांत आवेदन पत्र को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करें। जब भी आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा तो उसके बाद में कॉलेज स्तर पर आपका कॉलेज लेवल पर आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पर जाएगा, उसके वहाँ पर जाँच करने के बाद में ही आपको अप्रूवल दिया जाएगा। अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो वापस आपको रिजाइन दे दिया जाएगा, तथा उसमें आपको दोबारा उसमें एडिटिंग करवा के जो भी आपकी कमी रह गई उस फॉर्म में उसको फिल करवा के दोबारा अप्रूवल लेना पड़ता है। छात्र अपनी मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो सेम की ही दे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपकी मैसेज द्वारा आपको अपडेट मिल सके। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले ही बता दिए हैं, लेकिन मेन बात ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ओनली ओरिजिनल स्कैन करवा कर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आरपीएमसी वाले स्टूडेंट्स मैंने पहले भी उनको बता दिया था कि जो भी एडमिशन ले रहे हैं, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वालों को दे रहे हैं, उसकी एक बार अपनी स्कैन करवा ली, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है अपनी PDF में डाल ले। मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है उनको स्कैन करवा कर अपनी PDF या ईमेल ID पर डाल लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। छात्रवृत्ति के अंतर्गत आपको यहाँ पर ओनली ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें साफ साफ बताया गाइडलाइंस में। ये विद्यार्थियों के आधारभूत संरचना, आय विवरण परिवर्तन, नाम, जाति, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा। आपका जो पूरा डेटा है वो अपने आधार कार्ड से लिया जाएगा, अपना जो जन आधार कार्ड है उससे लिया जाएगा। उसमें सभी प्रकार की डिटेल्स फिल है, अपने परिवार की सभी डिटेल्स फिल है। अगर उसमें कोई भी ऑनलाइन डेटा में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका फॉर्म नहीं फिल होगा, क्योंकि सारा डेटा आजकल ऑनलाइन हो गया है। तो आपकी एक एक स्पेलिंग के द्वारा ही आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। अगर आपकी एक भी स्पेलिंग में गलती होती है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा यहीं से ही। जन आधार ID और जन आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या जनाधार में उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृत्ति की जो भी राशि है जो आपका जनाधार का मुखिया है उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये यहाँ पर बताया गया है। विद्यार्थी को जनाधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य कि उसके द्वारा अंकित किया गया बैंक खाता निम्न प्रकार है। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो भी खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है वह बैंक नियमों के अनुसार KYC पूर्ण होना जरूरी है। छात्र के खाते में लेन देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अंतराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छायावर्ती की कुल धनराशि छात्र के खाते में ही ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए ऐसी सीमा लिमिट निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अंतरण समय पर न हो पाए। आपका जो खाता है वो स्टूडेंट खाता नहीं होना चाहिए, नॉर्मल खाता होना चाहिए। जैसे
आपका जो भी खाता होना चाहिए वो पूरा तरह से चालू खाता होना चाहिए। इसमें कोई भी आपका जो भी बैंक अकाउंट डिटेल दे रहे हैं वो पूरी तरह से चालू होना चाहिए। जो बैंक अकाउंट आपका पूरी तरह से चालू होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो भी मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र के दौरान जो पेमेंट आता है वो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आपके जो खाता है वो KYC पूर्ण होना चाहिए, ताकि ट्रांजेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। खाता बैंक में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप पूरी तरह से रुक जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं फीस की रसीद में अंकित 8 मध्य या एवं पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन फी, नामांकन शुल्क, शिक्षण शुल्क, खेल कूद संगठन शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क का योग, अनुशासन भत्ता का योग छात्रवृत्ति हेतु देय है। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करे। फीस के मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा, अन्य देय फीसों का पुनर्भरण स्वयं नहीं। ऊपर जो मैंने अभी पॉइंट बोले, अगर आपके रसीद में इन सभी के टिक लगा रखा है, जिन जिन में टिक लगा रखा है, वही छात्रवृत्ति आपको देय होती है। इसके अलावा कोई भी छात्रवृत्ति देय नहीं होती। जैसे कोई बस किराया वगैरह हो गया, वो देय नहीं होता। इसमें जो भी यहाँ पर मैंने 8 पॉइंट बोले हैं, 8 पॉइंट में से जब भी आपकी रसीद होती है उसमें जो भी पॉइंट के टिक होता है वो आपके कॉलेज वाले कौन कौन से किस प्रकार की फीस ले रहे हैं, वही आपको छात्रवृत्ति देय होती है। इसके अलावा कोई छात्रवृत्ति देय नहीं होती है। शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम का चेंज, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो आपका जो पाठ्यक्रम भी पूछा जाता है और अपनी जो कॉलेज है वो भी पूछी जाती है वहाँ से। तो पूरी तरह से जो भी डिटेल्स अपनी कॉलेज की दे रहे हैं वहाँ पर, तो उनके द्वारा जो फॉर्म आवेदन है वो उनके कॉलेज स्तर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें कुछ काफ़ी जानकारी और दे रखी है, सावधानी पूर्वक इससे जो नोटिफिकेशन है ये पढ़ लीजिए आप। पर सभी स्कॉलरशिप के बारे में सभी पॉइंट टू पॉइंट मैंने इस वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इसकी जानकारी आप ज़्यादा ई-मित्र वाले से पूछिए, क्योंकि ई-मित्र वाला इसके बारे में हर किसी जानकारी को जानता है। सभी पॉइंट जो भी आपको जानना है तो ई-मित्र वाले से पूछिए, क्योंकि ई-मित्र वाला मेरे से ज़्यादा जानकारी देगा आपको, ताकि वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ सकेगा इसके बारे में। लेकिन आपको जो भी फॉर्म डिसीजन लेना, फॉर्म फिल करना है नहीं फिल करना है, वो आपको फटाफट डिसीजन लेके फॉर्म फिल करवाना है, ताकि बाद में कोई लेट वाला प्रोसेस ना हो। इसकी जो डेट है वो बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है, क्योंकि 30 नवंबर लास्ट डेट दे रखी है अभी तक। तो इसके बाद में 30 नवंबर 2021 को अगर कोई नया नोटिफिकेशन आ जाता है समाज कल्याण विभाग द्वारा तो इसकी डेट बढ़ जाएगी। इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये डेट पहले भी इसलिए इसी वजह से बढ़ाई गई है, कोविड की वजह से, ताकि जो अभी लेट चल रहे हैं एडमिशन उसके 2020-21 की जो एडमिशन भी अभी 21-22 में चल रहे हैं, इस वजह से इसकी डेट बढ़ाई गई है। आप निर्धारित कीजिए कि आपको फॉर्म फिल करना है नहीं फिल करना है। कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके, क्योंकि RPMC से रिलेटेड जो भी न्यूज़ और अपडेट्स आएंगे मैं इसी यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। और बाकी जो भी इसके रिलेटेड जो भी छात्र छात्रों को प्रॉब्लम्स आती है मैं सारी जानकारी यहीं पर दे रखता हूँ। स्कॉलरशिप वगैरह जितने भी फॉर्म आते हैं, जितने भी आप एलिजिबल होते हो, मैं सभी जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।